इन दोनों ने तो मुझे अब हद से ज्यादा परेशान करके रख दिया है। चकोर तो चकोर, पर अब ये झिलमिल की भी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लेकिन अब मैं अपनी छोटी बहू लाने में कोई गलती नहीं करूंगी, और मेरी छोटी बहू एकदम पढ़ी लिखी और सुशील होगी, ना कि इन दोनों की जैसी गवार होगी। अब रंजना अपने छोटे बेटे अतुल के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। लेकिन एक दिन वो उसे फोन पर किसी लड़की से बात करते हुए पकड़ लेती है। ये सब क्या है अतुल? जल्दी बता, कौन है वो नालायक लड़की? अरे क्या माँ, आप भी उस बेचारी को आप नालायक क्यों कह रही हो? अरे उसके जैसी तो कोई भी लड़की नहीं है, क्योंकि वो हर काम में बेस्ट है। अरे गधे, मैं यहाँ तेरी वास्ते लड़की ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और तू यहाँ पर चुप चुप कर प्रेम कहानी लिख रहा है। नालायक कहीं का। माफ करना माँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि आपने मुझे पकड़ लिया। हाँ माँ, मैं एक पाखी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे पर वो लड़की रहती कहाँ पर है, और ये सब कैसे हुआ? अरे वो तो हमारे गांव में ही रहती है माँ। कुछ महीनों पहले जब मैं गांव गया था, तब हम दोनों की मुलाकात हुई, और फिर हमें प्यार भी हो गया। अरे निकम्मे, मैं यहाँ पर तेरे लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही हूँ, और तू है कि ललित और विवेक की तरह एक गांव की लड़की से शादी करना चाहता है। अरे देखा ना तूने कि कैसे उस झिलमिल और चकोर का गवारपन मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। अरे नहीं माँ, अब गलत समझ रही हो। पाखी भले ही गांव से हो, लेकिन उसने गांव में रहकर भी पूरी पढ़ाई की है, और जब वो यहाँ शहर में आएगी तो काम भी तो करेगी ना, अपने करियर में आगे बढ़ेगी। और माँ, वो गांव से होकर भी बहुत होनहार है। क्या? सच में? हाँ माँ, और उसे घर के सारे काम भी आते हैं। एकदम वाइट मटेरियल है वो। और मैं आपको उसके बारे में बताने ही वाला था, पर थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, और अब तो आपको खुद से ही पता चला, तो अब आपसे क्या ही छुपाऊं। बहुत खूब बेटा, मुझे तेरी पसंद पर नाज है। हम कल ही गांव जाकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं फिर। क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। समय बीतता जाता है, और अतुल और पाखी की शादी हो जाती है। पढ़ी लिखी पाखी ससुराल आकर अपने सारे काम बखूबी निभाती है। बहुत खूब पाखी, अरे तूने तो कितने अच्छे से सफाई की है, वरना वो दोनों तो गवार है। अरे उन दोनों से तो एक भी काम ढंग का नहीं होता, बस मुंह चलाने और पागल हरकतें करनी आती है उन्हें। शुक्रिया माँ जी, और तेरे आने से तो इस घर में एक अलग ही रौनक छा गई है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि मेरी तीसरी बहू अनपढ़ नहीं है, और तू पढ़ी लिखी होकर भी घर गृहस्थी को कितने अच्छे से संभाल रही है, और मुझे मेरी बहू में यही सब चाहिए था। शुक्रिया माँ जी। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कभी कोई गलती ना करूं, और हमेशा आपको और पूरे परिवार को खुश रखो। अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम, ऐसे ही रहना। ये सब चकोर और झिलमिल देख लेती है। देख रही है ना झिलमिल कि पाखी के आने के बाद माजी कैसे सातवें आसमान में उड़ रही है। वही तो, पर मुझे नहीं लगता कि ये पाखी असल में ऐसी होगी, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। देखना, ये लड़की तो हमसे भी तेज निकलेगी। फिर एक दिन, और पाखी, हो गए सारे काम? हाँ जी जी, बस ये कुछ कपड़े धो दो, फिर सब हो जाएगा। अतुल जी के साथ रात में बाहर भी तो जाना है, इसलिए सारे काम जल्दी ही निपटा दिए मैंने। चलो अच्छा है। वैसे पाखी, एक बात बताओ, तुम्हें अपनी पढ़ाई खत्म किए कितने साल हो गए? वो लगभग। अरे इतना क्या सोच रही हो, भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं, याद है ना मुझे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 4 साल हो चुके हैं। क्या बात है पाखी, लेकिन तुमने उसके बाद कोई काम नहीं किया क्या? नहीं। क्या, तुमने काम नहीं किया? तो फिर तुम्हारा पढ़कर क्या फायदा हुआ? वैसी बात नहीं है, मैं शहर आकर काम करना चाहती थी, और देखो तो किस्मत ने मेरा ससुराल शहर में ही कर दिया। सो तो है पाखी, तो अब तुम यहाँ पर नौकरी करोगी? नहीं जीजी,
इतनी भी जल्दी नहीं। फिलहाल मुझे सबके साथ वक्त बिताना है, इसीलिए मैं शादी के कुछ महीनों के बाद ही नौकरी करूंगी। ये भी सही है। अच्छा, तुम तो हमारे ही गांव से हो ना? तो कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है तुमने? भारतीय महाविद्यालय जगनपुर से। अरे वाह! और किस विषय में की है पढ़ाई? मेरा मतलब कौन से विषय पर? विषय? वो मैंने विज्ञान की पढ़ाई की है। बाप रे, इतना कठिन विषय! अरे मैं तो दूसरी फेल हूँ। पर मैंने बहुत सुना है कि विज्ञान और गणित ये दोनों भी विषय बहुत मुश्किल होते हैं। पर मेरे लिए तो एकदम आसान थे ये, और मैं तो पूरी कॉलेज में अव्वल आती थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर एक रोज, ये ले पाखी, ये पूरे 300 रुपए है। जब इस्त्री वाला कपड़े लेकर आएगा तब उसे उसका हिसाब दे देना। हर एक कपड़े का 10 रुपए लेता है वो, और वो पूरे 21 कपड़े देगा। ठीक है माँ जी, अब ये काम तो मैं इन दोनों बेवकूफों को नहीं सौंप सकती, इसलिए तू ही कर ले इसे। माँ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? वही मतलब है जो तू समझ रही है। चल, अब ज्यादा दिमाग मत खा मेरा, और अपने काम पर ध्यान दे। फिर बाद में, अरे पाखी, बाकी के पैसे कहाँ पर है? इस्त्री वाले से लिए नहीं क्या तूने बाकी के पैसे? लेकिन आपने तो मुझे पूरे पैसे दिए थे ना माँ जी। अरे नहीं तो, मैंने तुम्हें 300 रुपए दिए थे, और पूरे 21 कपड़े थे वो, यानी बिल 210 का हुआ। तो बचे हुए 90 रुपए कहाँ पर है? वो 90 रुपए तो मैंने उसे ही दे दिए माँ जी। वो बेचारा काफी थका हारा लग रहा था, इसीलिए उससे पैसे वापस लेने का मेरा मन ही नहीं किया। अरे ये तू क्या बोल रही है? वो कोई 5 रुपए नहीं थे, पूरे 90 रुपए थे वो। अरे अगर वो आदमी 9 कपड़े इस्त्री करता तब जाकर वो 90 रुपए कमा पाता। जानती हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी अब जब भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए ना। और मैं दान पुण्य में बहुत मानती हूँ माँ जी। देख पाखी, तेरे विचार तो काफी अच्छे हैं, पर फिर भी इतने पैसे ऐसे ही दे देना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सब देखकर अब चकोर और झिलमिल भी हैरान रह जाती है। पता नहीं क्यों जीजी, लेकिन इस पाखी में तो मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ झिलमिल, मैं भी तुझे वही बोलने वाली थी। और उस दिन हम जब उसे पढ़ाई के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तब भी वो हमें कैसे जवाब दे रही थी। और आज भी इसने इस्त्री वाले को पूरे 90 रुपए दान कर दिए। अरे उसकी शक्ल से ही साफ साफ समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। कुछ ना कुछ नहीं जीजी, उसका तो बहुत कुछ गोलमाल है। बस सही समय आने पर पता चलने की देर है। फिर एक दिन रंजना पाखी को अपने साथ बाहर ले जा रही होती है, और तभी, अरे माँ जी, आप दोनों कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ लेकर चलिए ना। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं तुझे और इस पगलेट झिलमिल को अपने साथ लेकर जाऊं, और वो भी मालविका के घर? अरे आज से पहले भी मैं तुम दोनों को वहां पर लेकर गई थी, पर तुम दोनों ने वहां पर अपनी गंवार हरकतों के कारण मेरी इज्जत का पंचनामा कर दिया। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं वहां पर सिर्फ पाकी को ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, तो इसे वहां पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब पाखी मालविका से मिलती है, तभी, क्या कहा? विज्ञान में केवल 2 ही विषय थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तुम ऐसे कौन से कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी? वो कॉलेज तो हमारे गांव में ही था काकी जी। अच्छा, तो तुम्हें अपने लास्ट ईयर में कितने परसेंटेज मिले? मुझे 200 मिले। क्या? 200? अरे भाई, ऐसी कौन सी कॉलेज है तुम्हारी जहां पर लोगों को 100 से भी ज्यादा परसेंटेज दिया जाता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं काकी जी, 200 अंक मिले हैं मुझे, और परसेंटेज जो है वो 90 मिले हैं। 90%। अरे वो परसेंटेज होता है? जी काकी जी, वही। खैर, तुम गांव से हो ना, तो तुम्हारी टोन का इस तरह से होना भी जायज है। पर उस दिन रंजना को
पाखी पर हल्का सा शक हो जाता है। इस पाखी को जब भी कोई सवाल किया जाता है, तब तब वो काफी घबरा कर या देर से सोचकर जवाब देती है। आशा करती हूँ कि सब ठीक हो। फिर कुछ दिनों के बाद जब रंजना काम के सिलसिले में गांव जाती है, तब उसे पाखी के अतीत के बारे में कुछ पता चलता है। क्या कहा? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये पाखी तो पढ़ी लिखी है ना? अरे नहीं रंजना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तो तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अरे जब तू अतुल की शादी करा रही थी, तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। और मैं उस पाखी को आज से नहीं, बल्कि सालों से जानती हूँ। अरे वो तो एक नंबर की गवार लड़की है। कोई पढ़ाई वगैरह नहीं की है उसने, और वो सब उसका बस एक नाटक है, जिसके सहारे वो अतुल के साथ रह पाए, क्योंकि तुझे एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी ना। रंजना अब काफी हैरान रह जाती है, और वो शहर आकर पाखी को खूब सुनाती है। और इस बात से अतुल को भी बहुत दुख होता है। तूने ऐसा क्यों किया पाखी? अरे तेरे इस झूठ के कारण मुझे और मेरे बेटे के मन को कितनी ठेस पहुंची है। हाँ पाखी, ये तुमने बहुत गलत किया है। माफ कर दीजिए, पर मुझे अतुल जी से प्यार हो गया था, और ऐसे में अगर मैं उन्हें सच बता देती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो वो शायद मुझसे शादी ही नहीं करते, और मैं भी मजबूर थी। इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोला। बेशरम कही कि तभी मैं सोचूं कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तूने स्त्री वाले के हिसाब में इतनी गड़बड़ कैसे कर दी? और तू मालविका से भी ठीक से बात नहीं कर पाई। अब रंजना और अतुल के पास पाखी को माफ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अब तीनों गांव की बहुएं एक साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन, तुम्हें पता है क्या पाखी? अरे हमें तो उसी दिन तुम पर शक हो गया था, जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई के बारे में हमसे कोई बात नहीं कर पा रही थी। हाँ पाखी, खैर अब तुम भी हमारी जैसी ही हो, तो साथ में खूब मजा आएगा। और आज हम तीनों मिलकर सारा काम खत्म करके मेले में जाएंगे। ठीक है झिलमिल? झिलमिल और चकोर के साथ रह रहकर पाखी भी बहुत तेज होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहुओं, जल्दी से कपड़े बदल लो। मीना बहन के पति की डेथ हो गई है, इसलिए हमें वहां पर जाना होगा। ठीक है माँ जी, आप आगे चलिए, हम तैयार होकर आते हैं। अब तीनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। डेथ हो गई है, यानी कोई बहुत अच्छी बात हुई होगी, इसीलिए कोई कार्यक्रम रखा होगा। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, इसलिए मैं तो एकदम सुंदर सा ड्रेस पहनूंगी, और मैं भी। सबकी आंखें बस मुझ पर ही रहेगी। अब तीनों भी उस जगह पर एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाती हैं, और ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। बाप रे, जरा रंजना की बहुओं को तो देखो, यहाँ पर कोई मर गया है, और ये तीनों तो कितना सज संवर कर आई है। सभी लोगों की कड़वी बातें सुनकर रंजना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर घर जाने के बाद वो उन तीनों को खूब सुनाती है। अरे ना जाने में किस जन्म का पाप फेर रही हो, जो मुझे तुम तीनों जैसी गवार बहुएं मिली है। डेथ का मतलब मौत होता है। अरे वहां पर तो हर कोई सफेद कपड़े पहनकर शोक मनाने आया था, लेकिन तुम तीनों तो ऐसी आई थी जैसी किसी की शादी हो। अरे इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? आप सही कह रही हो माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अक्सर हम अपनी हरकतों के कारण आपका दिल बहुत दुखाते हैं, पर अब से ऐसा नहीं होगा। हमने प्रण लिया है माँ जी कि हम सुधर कर दिखाएंगे। सच में इतना करोगी तो मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। फिर अगले दिन घर में एक आदमी बॉक्स लेकर आता है। अरे भाई साहब, क्या है इस बक्से में? इसमें कमोड है मैम, फिटिंग करने वाला आदमी 1 घंटे के बाद आएगा, तब तक मैं ये बॉक्स यहीं पर रख देता हूँ। अच्छा ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है, और तीनों बहुएं आरती की थाल से जाती है।
अरे तुम तीनों ने ये आरती की थाली क्यों सजाई है? अरे माँ जी, ये रीत हमारी गांव से चली आ रही है। घर में जब भी कोई नया सामान आता है तब टीका लगाकर हम लोग उसकी आरती उतारते हैं। जी माँ जी, इसीलिए हम इस कमोड की भी आरती उतारेंगे। और माँ जी, जब आप यहाँ पर आ ही गई हो तो ये शुभ काम आप अपने हाथों से ही कर लीजिए। हे भगवान! अरे मेरी गवार बहुओं, कमोड मतलब संडास होता है, यानी इंग्लिश टॉयलेट, जो होटलों में होता है और जिस पर बैठकर बाथरूम किया जाता है। क्या? तुम तीनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इस तरह रंजना अब अपना सर पकड़कर रह जाती है। नील गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब मोना उसके पास जाती है तभी, हे भगवान जी, सब संभाल लेना। पता नहीं ये गर्म क्यों हो गया था। अगर इसे मेरे और ऋषभ के बारे में पता चल गया होता तो ये मेरे साथ बाहर ही बहस कर लेता। ऐसे गुस्से में अंदर चला ना आता। आ गई तुम? क्यों? और घूम फिर लेती ना उस ऋषभ के साथ। क्या तुम भी नील बेबी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें मतलब? अरे तुम तो बहुत खुश नजर आ रही थी उसके साथ घूमकर। शादी अभी अभी हाल ही में हुई है और तुमने उसके साथ इतना अच्छा रिश्ता बना लिया। और तुम तो ये भी भूल गई कि मैं भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। ओफो नील, अरे कोई नशा वशा करके आए हो क्या आज तुम? और ये क्या हो गया है तुम्हें? अब मैं उसके साथ रहूंगी तो उससे कोई बात भी नहीं करूंगी क्या? बातचीत तो करनी ही पड़ेगी ना बेबी। देखो, ऋषभ और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और आज तो हम दोनों बाहर मॉम डैड के कहने पर गए थे। अच्छा ठीक है, रहने दो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अरे बाबा, क्या तुम भी? देखो नील, मैं सच्चा प्यार तो बस तुमसे ही करती हूँ ना। चलो अब जल्दी से मुझे एक जोर की झप्पी दे दो, वरना मैं सोऊंगी ही नहीं। रात भर बाहर ठंड में बैठूंगी। अब ये क्या है मोना? मोना वोना कुछ नहीं, पहले मुझे एक जोर की झप्पी दे दो। ओह गॉड। अच्छा बाबा ठीक है। ये हुई ना बात। जैसे तैसे मोना रूठे हुए नील को बातों से मना ही लेती है। वही दूसरी तरफ सोहम, मोना को देखकर तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो इतने कम समय में ऋषभ और नील के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गई है? मतलब उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ओफो खुशी, तुम तो हर बार मोना को तो बस बुरे नजरिए से ही देखती हो, जैसे कि हर बार वो कोई ना कोई कांड ही करती रहती हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बहन है ही ऐसी, वो हर किसी के साथ जल्दी से घुल मिल जाती है। और अगर उसका और उसके दोनों पतियों का रिश्ता अच्छा बन भी गया है तो उसमें बुरी बात क्या है? उल्टा मुझे तो इसी बात की चिंता थी कि वो बेचारी अपने दोनों पतियों के साथ कैसे रह पाएगी। अरे तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे लगता था कि इस घर में बस तुम ही हो जो मेरी बात समझ के लेते हो, लेकिन नहीं, दिन ब दिन तुम भी अपनी पार्टी चेंज करते जा रहे हो। जाओ, मुझे तो अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। फिर एक रात जब मोना ऋषभ के साथ रहती है तभी, देखो जान, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा ऐसे। चलो ना, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। क्या? और ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो, तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष था उसके चलते तुम्हें दो लड़कों के साथ शादी करनी थी। लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि शादी के बाद हमेशा साथ भी रहना है। अब तुमने उस नील के साथ शादी तो कर ली है, मतलब अब उस दोष का साया तुम्हारी कुंडली से जा चुका है। तो अब तुम और मैं दोनों कहीं और जाकर अपनी नई दुनिया शुरू करेंगे। नहीं बेबी, ये सब नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही होगा जान। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हें किसी और आदमी के साथ बांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझसे वो सब नहीं देखा जा रहा। चलो हम भाग चलते हैं और थोड़े दिनों बाद आएंगे। तब तक तुम्हारे मॉम डैड का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन प्लीज उस नील को हमारे बीच में से हटाओ मोना। नहीं ऋषभ, मैं ऐसा नहीं कर सकती बेबी। मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि जो बात तुम्हारे दिल में चल रही है वही मेरे भी दिल में चल रही है।
जब मैं उस नील के पास जाती हूँ तब हर वक्त मुझे तुम्हारी ही याद आती रहती है। लेकिन अब मैं भी क्या करूँ? मॉम डैड का कहा भी तो मानना पड़ेगा ना। और मैं ऐसे उनके दिल को नहीं दुखाना चाहती। वो अगर इस अंधविश्वास को मानते हैं तो मुझे उनकी खुशी और तसल्ली के लिए उनका कहना मानना ही होगा। तो क्या ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा? पता नहीं बेबी, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि नील और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं? अरे हम दोनों तो अलग अलग सोते हैं और हम दोनों तो सिर्फ दोस्तों की तरह ही बात करते हैं और इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहे हैं। बाकी कुछ भी तो नहीं है। तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है नील से? अब जो है उसे स्वीकारना ही होगा और उसी के साथ हमें जीना होगा बेबी। अपने दोनों पतियों को संभालना मोना के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही एक सुबह, ये लो नील, ये तुम्हारे और मोना के हनीमून की टिकट्स है। और ऋषभ बेटा, ये तुम्हारे और मोना की हनीमून की टिकट्स। पहले नील और मोना अपना हनीमून करके आएंगे, उसके बाद ऋषभ और मोना जाएंगे। इस तरह से दोनों पतियों को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अब मोना 2 बार हनीमून पर जाती है और दोनों के साथ खूब मजे करती है। कभी कभी मेरे मॉम डैड मेरा काम कितना आसान कर देते हैं। जब मैं घर में रहती हूँ तो एक ही छत के नीचे दोनों पतियों को संभालने में मौत आ जाती है। और अब हनीमून पर मैं तो बस एक एक के साथ ही हूँ, तो यहाँ पर मुझे इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फिर एक दिन प्रीतिका और धनराज मोना को अकेले में अपने पास बुलाते हैं। क्या हुआ मॉम डैड, आप दोनों ने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया है? कोई जरूरी बात करनी है क्या? अरे नहीं बेटा, बस तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने थे ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिले। हाँ मोना बेटा, तुम अपने दोनों पतियों के साथ खुश तो हो ना? कहीं इस शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में उन दोनों की वजह से मुश्किलें तो नहीं आई ना? देखो बेटा, जो भी बोलोगे सच बोलना, झूठा दिलासा बिल्कुल भी मत देना हमें। अरे नहीं मॉम डैड, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच कहूँ तो दोनों भी काफी अच्छे हैं। अब आप दोनों के कहने पर ही तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया है, तो अब मैं इसी के साथ जीऊंगी। मेरे दोनों पतियों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो चुकी है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सब ऐसे ही चलता रहे। चलो अच्छा है, हम यही सुनना चाहते थे बेटा। मोना की कही ये बात सुनकर प्रीतिका और धनराज को अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऋषभ की नजर नील के शर्ट पर जाती है जिस पर लिपस्टिक का निशान लगा होता है। अरे ये क्या, इसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आ गया? मुझे इस बारे में मोना से बात करनी होगी। फिर गुस्से में ऋषभ मोना के पास आता है और उससे वो इस बारे में पूछता है। बताओ मोना, तुमने ही केस दी है ना उसे, इसीलिए उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान था। प्लीज अब झूठ मत बोलना, तुम्हें हमारे प्यार की कसम है। ओह नो, लगता है आज सुबह रोमांस करते समय मैंने गलती से नील के शर्ट पर चुम्मी दे दी और उसके शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान रह गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब क्या जवाब दूं मैं इस आदमी को? बताओ मोना, फोटो पर फेविकॉल लगाया है क्या, जो तुम्हारा मुंह अब एकदम बंद पड़ गया है? अरे नहीं बेबी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसके शर्ट पर मेरी किस नहीं है। शायद उसके शर्ट पर लिपस्टिक की डिजाइन बनी हुई होगी। हाँ, वो पक्का डिजाइन ही हो सकती है। मोना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे बेवकूफ मत बना। अरे ऐसे कैसे किसी भी लड़के के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान हो सकता है? कुछ भी नहीं बेबी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं हमारे प्यार की कसम खाकर बोल रही हूँ। उसके शर्ट पर मेरे लिपस्टिक का निशान बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तुम्हें तो पहले भी कहा है ना कि नील और मेरे बीच में तो बस अच्छी दोस्ती का नाता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हो सकता है कि वो एक डिजाइन हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो निशान किसी और लड़की की लिपस्टिक का हो। तो मुझे उससे क्या करना है? वो और उसका शर्ट तेल लेने गया, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है बेबी। देखो मोना, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन बेबी, रुक जाओ ना बेबी,
हे भगवान, इन दोनों पतियों के सामने झूठ बोल बोल कर मेरा दिमाग चकरा रहा है। खुशी मोना की सारी बातें सुन लेती है और वो चौंक जाती है। दोनों पतियों के सामने झूठ बोलकर थक गई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आखिर इसने दोनों से ऐसा कौन सा झूठ बोला है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। फिर रात में खुशी मोना और नील के कमरे में कॉफी लेकर जाती है। तभी वो बाहर से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें याद है मोना, जून जुलाई के महीने में हम उस झरने को देखने गए थे। कितना मजा आया था ना वहां पर। हाँ नील, मैं उस दिन पूरी तरह भीगकर अगले दिन बीमार पड़ गई थी। ये भी याद है मुझे। क्या? जून जुलाई के महीने में? लेकिन अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है और इनकी शादी तो अभी अभी हुई है। तो ये दोनों जून जुलाई के बारे में ये क्या बात कर रहे हैं? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब मुझे मोना पर 24 घंटे नजर रखनी होगी, तब जाकर ही मैं ये सारी पहेली सुलझा पाऊंगी। फिर खुशी दरवाजा खटखटाकर नील और मोना को कॉफी देती है और वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज जब मोना बाहर गई होती है, तभी नील उसकी अलमारी में अपना खोया हुआ शर्ट ढूंढने लगता है। तभी उसे ऋषभ और मोना की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उतने में वहां पर मोना आ जाती है। नील बेबी, मैं आ गई। मोना, ये तस्वीर तुमने कब खींची? और ये तस्वीर तुम्हारे और ऋषभ के कमरे में होने की जगह हमारे कमरे में क्या कर रही है? लो, हो गया फिर से सियाप्पा। वहां पर वो आदमी मुझसे नाराज होकर बैठा हुआ है और यहाँ पर इसके सामने भी मेरा राज खुलते जा रहा है। लगता है मेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुप क्यों हो मोना? बताओ मुझे। अरे बेबी, ये फोटो मैंने अभी हाल ही में खींची हुई है और इसे मैं ऋषभ और मेरे कमरे में रखने ही वाली थी, लेकिन गलती से मैंने इसे अपने ही कमरे में रख दिया। मॉम डैड ने कहा था कि तुम दोनों जाकर फोटो खिंचवा लेना, तो इसलिए हमने फोटो खींच ली। झूठ मोना, ये तुम सरासर झूठ बोल रही हो। अरे नहीं बेबी। देखो मोना, ये फोटो हाल ही में खींची हुई फोटो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये काफी पुरानी फोटो है। तुम्हारा ये हेयर कट तो तुमने 5 से 6 महीने पहले किया था, पता नहीं क्यों। लेकिन अब मुझे तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते पर शक होने लगा है। अरे नहीं बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी कसम, तुम पहले मेरी बात अच्छे से सुन लो। जाने दो मोना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर नील बेबी, मेरी बात तो सुनो। ऋषभ की तरह नील को भी अब मोना पर शक हो जाता है और वो भी गुस्सा होकर अपने कमरे के बाहर चला जाता है और उनकी ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी खुशी सुन लेती है। मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि मेरा ये प्लान काफी अच्छे तरीके से काम करेगा और आगे जाकर सब एकदम अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हर दिन किसी ना किसी तरह मेरी बैंड बजती जा रही है। पहले तो मैंने नकली पंडित को बुलाया और फिर अपने ही परिवार को अंधविश्वास के नाटक में फंसाया ताकि मैं अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ एक साथ शादी कर पाऊं। लेकिन अब ना जाने मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये माजरा है। इस लड़की ने इतनी बड़ी चाल चली है। इसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अब चुप बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं करके ही रहूंगी मोना। अब खुशी बड़ी ही चालाकी से मोना के फोन में से उस नकली पंडित का नंबर ढूंढ निकालती है और वो उससे मिलने चाहती है। ये लो, मैं तुम्हें मोना से भी ज्यादा पैसे दे रही हूँ। चलो मेरे साथ और सबको बता दो कि मोना ने क्या कहा था तुम्हें। अरे नहीं मैडम जी, ये आप क्या कह रही हो? देखो, तुम्हें पैसा चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब पैसा तो चाहिए मुझे। तो फिर चलो और सबको सारे सबूत दिखाना, तुम्हारी और मोना की चैट, कॉल्स और बाकी सब कुछ। लेकिन इन सब के कारण मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? कहीं आपके घर वाले मुझे जेल ना भेज दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, इसकी जिम्मेदारी लेती हूं मैं। तो फिर ठीक है। फिर वो नाटक करने वाला आदमी घर आकर सबके सामने मोना की सच्चाई बता देता है
कि कैसे उसने ये सब झूठ कहने के लिए उसे पैसे दे दिए। ये सब क्या है मोना? इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला और तुम्हारी कुंडली में कोई दोष भी नहीं है? हाँ मॉम, इसने आप दोनों के अंधविश्वास में भरोसा रखने का फायदा उठाया और उसी के जरिए ये चाल चली ताकि इसकी शादी इसके दोनों बॉयफ्रेंड के साथ हो जाए। अरे इसने ना तो सिर्फ आप दोनों को बल्कि इसने तो अपने दोनों बॉयफ्रेंड को भी धोखा दिया है। छी मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं भी, मुझे तो तुम पे पहले ही शक हो चुका था। अरे लानत है तुम पर मोना, मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम कितनी गिरी हुई लड़की निकली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मेरी बात तो सुनो। ऋषभ और नील उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो दोनों मोना को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मॉम डैड, प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप रहो तुम, कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। हमने तुम्हें इतना लाड प्यार दिया लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया है। छी, तुम्हें मेरी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और नहीं तो क्या, अरे दूर हो जाओ हमारी नजरों से, बेशरम लड़की। कृतिका और धनराज भी मोना को माफ नहीं करते और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। और इस तरह अंत में मोना अपने पतियों के साथ साथ अपने माँ बाप के प्यार को भी खो बैठती है। उर्वशी अपने सारे काम निपटा कर अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मोनिका पर जाती है। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई है और तुमसे मैं आज तक मिली भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत पसंद है। हाँ, मैं जब भी दिल्ली आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। अरे ये क्या, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की किसी अनजान लड़के से बात कर रही है। अब उर्वशी मोनिका के लिए वाकई में चिंतित हो जाती है। फिर उर्वशी उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या मोनिका? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी अनजान लड़के के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकती हो? और ऊपर से तुम उसे ये भी कह रही हो कि तुम मुझसे मिलने भी चाहोगी। हाँ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जो जी चाहे वही करूंगी। तुमसे मतलब? तुम बस अपना देखो। देखो मोनिका, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और उस नाते तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो जानती ही हो ना, आजकल लड़कियों के लिए जमाना कितना खतरनाक हो चुका है। हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखो भाभी, अब फालतू में ये परवाह करने का झूठा नाटक मत शुरू करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी चालाक हो और कैसे तुमने घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया है। देखो मोनिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। घर वालों को भड़काने का काम तो तुमने किया है। अरे तुमने तो सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। मोनिका और उर्वशी की आवाज सुनकर अब घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका बहू, ये सब क्या चल रहा है? घर में झगड़े क्यों कर रहे हो तुम दोनों? देखिए ना पापा, भाभी तो मुझे ही बोल रही है कि आप दोनों को मैंने भाभी के खिलाफ कर दिया है और मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी तो ये बोल रही है कि रुक जा, अभी सबको बोलती हूँ कि तू किसी अनजान लड़के के साथ प्यार भरी बातें कर रही है ताकि तुझे और डांट पड़े। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? अरे बस भी करो, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे चुप कर बहू, जब देखो तब मेरी बेटी को ही झूठी और मक्कार कहती रहती है, जबकि असल में तो सबसे बड़ी नालायक और झूठी तो तू ही है। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। क्या माँ, आप भी मोनिका की बुरी हरकतों को आप भूल गई क्या? एक पल में ही आपके और पापा के लिए उर्वशी बुरी कैसे बन गई? अरे ये भी तो देखो ना कि तुम्हारी बहन कितनी तकलीफ में है, वो भी बहू के कारण। बहू ने तो मेरा भी दिल दुखाया है, इसीलिए मुझे तो इसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं है। और ऊपर से ये मुझे धमकाती रहती है कि आप सबको मेरे बारे में झूठ कहकर मुझे डांट पड़वाएगी। भगवान ऐसी भाभी किसी को भी ना दे। सबकी ये कड़वी बातें सुनकर
सागर अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना और उर्वशी का सामान बांध लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? बस बहुत हुआ माँ, अब मैं और उर्वशी यहाँ पर नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम दोनों। क्या? हाँ माँ, अब रोज रोज के झगड़े बर्दाश्त नहीं होते। सही है बेटा। अरे तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अपने परिवार की कुछ तुझे पड़ी ही नहीं है, बस बीवी के ही बारे में सोच रहा है। चुप हो जाओ मंजू। और सागर बेटा, गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। नहीं पापा, कब तक ये सब चलता रहेगा? आप लोग भी हमारी कोई बात नहीं सुनते और ये मोनिका भी कुछ भी बोलती रहती है और आप लोगों को तो बस इस पर ही भरोसा है। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अलग रहे। इससे आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपको तो खुशी मिलेगी। अरे नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी बात तो सुन। सागर इंद्रनील की कोई बात नहीं सुनता। फिर वो उर्वशी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग से एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अरे मोनिका, जा बेटा, जल्दी से खाना बना दे। तेरे पापा का भी दवाई का वक्त हो जाएगा, फिर उससे पहले उन्हें खाना देना बहुत जरूरी है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? जब यहाँ पर उर्वशी थी तब भी वो मुझे काम पर लगाती थी, और अब उसके जाने के बाद भी आप मुझे वापस काम करने के लिए कैसे बोल सकती हो? अरे नालायक लड़की, तो इस उम्र में अब क्या तुम मुझसे काम करवाएगी? हाँ तो उसमें क्या हुआ? भैया की शादी को तो बस कुछ महीने ही हुए हैं, और उससे पहले तो सारा काम आप ही किया करती थी, और अब भी कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। इन बीते हुए महीनों में मुझे कभी पैर में तो कभी कमर में दर्द होता रहता है, लेकिन अफसोस तुझे क्या पड़ी है? देखिए माँ, अब आप उर्वशी मत बनिए और मुझे प्लीज सुकून से रहने दीजिए। बेशर्म कहीं की, तेरी ये हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खोट उर्वशी में नहीं बल्कि तुझ में ही है। हर वक्त तुझे ही काम से भागना होता है। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं तो आराम करने जा रही हूँ, लेकिन बाद में मन किया तो थोड़ी बहुत मदद करने आ जाऊंगी मैं। और आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो जो आपसे कोई कामकाज नहीं होगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये तो एक नंबर की निर्लज लड़की है। अब घर का सारा काम मंजू को ही करना पड़ता है, और वहां से अलग रह रही उर्वशी को काफी बेचैनी सी महसूस होती है। मेरा तो यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा सागर। मोनिका बहुत बुरी है। वो मेरे जाने के बाद वहां पर काम भी नहीं कर रही होगी। भगवान ही जाने माँ जी और पापा जी ने ठीक से खाना खाया भी होगा कि नहीं। और पापा जी की दवाई, वो तो किसी को भी याद नहीं रहती। देखो उर्वशी, तुम उनकी चिंता मत करो। उनको भी तो उतनी समझ होनी चाहिए ना। ऐसे बोलकर नहीं चलता सागर। अगर मोनिका बुरी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी उसकी तरह बुरे बन जाए। भगवान करे कि वहां पर बस माँ जी और पापा जी सुखी रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब घर में मंजू को काम करते हुए देखकर इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो मंजू? अरे मोनिका कर लेगी ना, उसे तो लगभग सारे काम आते हैं। बहू ने उसे सब सिखाया जो है। हमारी बेटी तो किसी काम की नहीं है, उसे तो बस आराम फरमाना आता है। ना तो वो मेरी कोई मदद कर रही है, ना ही कुछ और। क्या? रुको, अभी बताता हूँ मैं इस लड़की को। मोनिका, मोनिका। तभी वहां पर मोनिका आ जाती है। ओफो पापा, क्या हुआ है? अरे अपनी सारी शर्म बेच बाच कर आई हो क्या? मतलब? अरे अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो पापा, मैं इस घर की बेटी हूँ और कल को मैं किसी और घर की बहू बनूंगी, और अगर मैं यहाँ पर दिन रात काम करती रहूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और फिर मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही, बस खाना बनाना और कपड़े धोना
ये मेन काम माँ कर रही है और बाकी के छोटे मोटे काम तो मैं भी कर रही हूँ ना। अरे क्या छोटे मोटे काम कर रही हो? तुम तो किसी काम के लायक भी नहीं हो। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम ही करो, तुम तो नालायक कहीं के। इंद्रनील अब गुस्सा होकर मोनिका से बात करना बंद कर देता है और वो घर में एक नई नौकरानी लगा देता है जो घर के सारे काम करती है। और इन सब के कारण मोनिका अब बहुत खुश हो जाती है। क्या जिंदगी है मेरी! वाह, ना मुझे उस बेवकूफ उर्वशी की शक्ल देखनी पड़ रही है और ना ही कोई काम करना पड़ रहा है। चलो आज फिर से अपनी सारी पसंदीदा फिल्में देखूंगी और मजे से दिन बिताऊंगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ इंद्रनील और मंजू को हर वक्त सागर और उर्वशी की याद सताती रहती है। आज मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है मंजू। जब बहू यहाँ पर थी तब घर में अलग ही रौनक रहती थी, और अब ना तो सागर है और ना ही बहू। सच में अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घर में हर तरफ अंधेरा छा गया हो। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बहू ने ये सब किया है। सच में इंद्रनील जी, और अब तो मोनिका की नौटंकी देखकर मुझे भी यही लग रहा है कि उर्वशी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मोनिका अचानक से कितनी बदल चुकी है। फिर एक दिन जब सागर और उर्वशी दोनों बाजार में खरीदारी करने गए होते हैं, तभी उन्हें वहां पर इंद्रनील दिखाई देता है। अरे सागर, वो देखो पापा जी वहां पर। क्या कहा? पापा? हाँ सागर, चलो उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नहीं उर्वशी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सागर? वो हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं, और अगर हम उनके सामने जाकर नहीं झुकेंगे तो ये कितनी गलत बात होगी। वो भले ही अपना आशीर्वाद हमें ना दे दे, लेकिन मैं तो उनके पाँव छूकर ही रहूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम उनसे बात नहीं करोगी। रहने दो उन्हें अपनी फूल सी बेटी के साथ ही। उन्हें तो अपने बहू और बेटे ही गलत लगते हैं, और अब मुझे उनसे कोई नाता नहीं रखना है। चलो यहाँ से। पर सागर उर्वशी को इंद्रनील से मिलने ही नहीं देता और वो उसे वहां से लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, अरे मंजू काकी, रद्दी वगैरह हो तो कुछ दे दो ना। अभी कुछ भी नहीं है, 1 महीने बाद आना। अरे ये तो वही कबाड़ी वाला है। ए रुक जा, क्या हुआ काका? सच सच बताना, उस दिन तुझे मेरी किताबें किसने दी थी? क्या अब भी काका? आपको मैंने ये बात उस दिन भी बताई थी ना कि वो किताबें मुझे आपकी बहू ने ही दी थी। हाँ जी, आप इससे वही सवाल वापस क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। देख, सच सच बता, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहां पर तू हवालत की हवा खाना, और साथ ही पुलिस वालों की ढेर सारी मार भी। क्या? अरे नहीं काका, ऐसा मत करो। मैं सच बताता हूँ आपको, वो किताबें मुझे आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने ही दी थी, और मुझे पैसे देकर ये भी कहा था कि मेरे घर वालों को यही बताना कि वो किताबें उर्वशी भाभी ने यानी आपकी बहू ने दी है। क्या? देखा मंजू, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था कि इसके पीछे उस मोनिका का ही हाथ है। अरे काका, अब तो आप मुझे पुलिस वाले के हवाले नहीं करोगे ना? नहीं, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद काका। अब इंद्रनील और मंजू को बहुत बुरा लगता है। देखा ना मंजू, ये मनहूस मोनिका के कारण ही हमने हमारी बहू के साथ कितना गलत किया। हाँ जी, ये मोनिका ने बहुत गलत किया है। उसने तो अपने ही परिवार को तोड़ दिया। फिर मोनिका के घर आने पर वो उसे खूब सुनाते हैं। बताओ मोनिका, ये तुमने क्यों किया और क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तो फिर मैं और क्या करती पापा? वो उर्वशी तो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी और मुझसे खूब काम करवा रही थी, इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे वो मुझे तेरे खिलाफ भड़का नहीं रही थी, और उसने तुम्हें जो काम पे लगाया है वो तुम्हारे ही भले के लिए किया है। और अगर उसने तुम्हें काम करने के लिए कह भी दिया
तो क्या गलत किया? तुम्हें उसी की वजह से आज काम करना तो आ गया। अरे आगे जाकर तुझे घर संसार संभालना है, कैसे संभालोगी अगर तुम्हें घर चलाने के काम ही ना आए तो? पर इसमें गलती तुम्हारी भी है मंजू, जिसने पहले दिन से ही बेटी और बहू में फर्क किया। अगर तुम उस दिन वैसा नहीं करती तो मोनिका को इतनी छूट मिलती भी नहीं। और तुम मोनिका, भाभी होने के पहले वो तुम्हारी सहेली थी, तो तुम उसकी मदद कर देती तो क्या हो जाता? तुमने ही उसके साथ बुरी तरह से पेश आने की शुरुआत की, फिर भी उस बेचारी ने तुम्हारे नखरे सहन किए, और इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से भी तो सोच कर देखिए ना। आप सब लोग तो बस उसे ही प्यार कर रहे थे, और ये देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी घर में कोई अहमियत ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये चालें चली और उसे आप लोगों की नजरों में खूब बुरा बनाया। अरे मैं तो वक्त के साथ साथ उर्वशी की अच्छाई से उसको प्यार करने लगी थी, लेकिन तूने मुझे भड़काया। अगर आगे चलकर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करे, फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा बताओ? बहुत बुरा लगेगा माँ। फिर तुम ही सोचो, तुम्हारी भाभी जो एक वक्त पर तुम्हारी पक्की सहेली थी, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। और तुम्हारा भैया, जिसने हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, आज उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, इसलिए अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। मैं अभी जाकर भैया और भाभी से माफी मांगूंगी और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। फिर मोनिका सागर और उर्वशी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे माफ भी कर देते हैं। और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।